अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे हमेशा की तरह। आज बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज। इज़ इट क्लियर? जी हाँ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो बच्चे पहला क्वेश्चन ये है कि आप बताइए सर यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो बच्चे देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। हम आगे जाके ये भी क्लियर करेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 कैसे होती है, क्यों होती है। इज इट क्लियर? फिर हम इसका कंसेप्ट भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम लिखते हैं व्हाट इज यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर whose magnitude a vector whose magnitude is 1। बच्चे एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं सर? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर आगे चलिए ज़रा। क्या सर इसके कोई रिप्रेजेंटेशन भी है? जी हाँ बिल्कुल है। इसको बच्चे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सिंबल ये है। इस सिंबल को पढ़ते हैं कैप हेड। क्या पढ़ते हैं? कैप हेड। अच्छा कोई भी वेक्टर है तो उसका अगर हमने यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं एक वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसके ऊपर हम ये कैप हेड डाल देंगे। मान लीजिए एक वेक्टर बी है तो बच्चे बी के ऊपर हम क्या डाल देंगे? कैप हेड डाल देंगे। तो ये कैप हेड क्या शो कर रही है? यूनिट वेक्टर को शो कर रही है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। सर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। आगे चलिए। सर क्या इसका कोई पर्पस भी है? क्या इसका कोई मकसद भी है? ऑब्वियसली बच्चे 100% होना भी चाहिए। है क्या सर? ये हमें बताता है क्या? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। ये बच्चे में दो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। जी हाँ आप बोलेंगे सर इट टेल अस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये हमें डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। दो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है हमें। कौन सर? यूनिट वेक्टर। आगे चलते हैं। बच्चे देखिए सर इसका फार्मूला क्या है? तो बच्चे फार्मूला इसका होता है ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया सर। अच्छा बच्चे अगर इसको मैं यूं लिख लूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर, तो क्या ये बात सही है? आप कहेंगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे देखिए ये रहा ना यूनिट वेक्टर। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये कितनी तरह का होगा? तो ये 3 तरह का होगा। कौन कौन सा सर? एक जो बच्चे ये यूनिट वेक्टर होगा ये होगा आई यूनिट वेक्टर। ये कहाँ होगा? अलोंग द एक्स एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस। दूसरा यूनिट वेक्टर बच्चे कौन सा होगा हमारे पास? हमारी बुक में जे यूनिट वेक्टर। ये कहाँ होगा बेटा? ये होगा अलोंग द वाई एक्सिस। एक और यूनिट वेक्टर होगा बच्चे स्पेस के लिए जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्पेस में दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। जब हम स्पेस के अंदर हों 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एंड जी। तो फिर बच्चे हम क्या करते हैं? हम के यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। के यूनिट वेक्टर ये कहाँ होगा? अलोंग जी एक्सिस। सर ये बात तो हमको समझ आ गई। क्या सर कि यूनिट वेक्टर कितने होते हैं सर? हमारे पास 3 होते हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस एंड के यूनिट वेक्टर अलोंग द जी एक्सिस। ये भी क्या होगा बेटा? 1। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 1। और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 1। कैसे होगा उस पर हम बात करते हैं। तो बच्चे नॉर्मली आपने यहाँ तक ये सारा काम करना है, लेकिन अब कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मुझे तो कंसेप्ट इसका थोड़ा क्लियर करें, या इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे करना है। तो इसको बच्चे हम प्रूव करने की कोशिश करने लगे हैं। तो जो बच्चे यहाँ तक कर लें उनको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, वो अगले पोर्शन को स्किप कर दें बेशक। लेकिन जो समझना चाहते हैं वो ज़रा मेरे साथ रहिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर कंसेप्ट ज़रा इसका क्लियर कीजिए। तो बच्चे मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर वो क्या होते हैं? वो रिपीटेड एडिशन होती है किसकी? 1 की। जरा बात को बच्चे समझिएगा। रिपीटेड एडिशन ऑफ 1। फॉर एग्जांपल बच्चे मैं एक नेचुरल नंबर लेता हूं 2, तो ये क्या है? 1 + 1। मैं इसको यूं लिख सकता हूं
2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 2 1 की कितने टाइम है, 2 टाइम है। ये वाला 2 इस 1 की कितने टाइम है, 2 टाइम है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे 3 लिखता हूँ एक नेचुरल नंबर, तो ये एडिशन किसकी होगी, 1 + 1 + 1। इसको मैं अगर यूँ लिख दूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आप क्या कहेंगे, सर ये 3 जो है ये 1 की कितने टाइम है, सर 3 टाइम है। इज इट क्लियर, सर बिल्कुल सही है। इसी तरह बच्चे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1, इसको क्या लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। सर ये वाला जो 4 है इस 1 की कितने टाइम है, 4 टाइम है। इज इट क्लियर। तो सिमिलरली बच्चे यहाँ पे हमने अभी लिखा भी था कि एक वेक्टर है मान लीजिए, तो उसको हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 2i यूनिट वेक्टर। तो बच्चे ये जो i यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। कैसे होते हैं हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये जो 1 है 2 है, सॉरी ये 1 के कितने टाइम है, सर 2 टाइम है। इसी तरह एक वेक्टर है हमारे पास 3i यूनिट वेक्टर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 × 1, कि मतलब ये जो हमारे पास वेक्टर है वो 1 की कितने टाइम है, 3 टाइम। लेकिन कहाँ पे, अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर बच्चे यहाँ से यहाँ तक ये 1 टाइम है, तो आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, 2i यूनिट वेक्टर, मतलब 1 के कितने टाइम, 2 टाइम। अगर मैं कहता हूँ 3i एक वेक्टर है, तो बच्चे हम थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3i यूनिट वेक्टर, मतलब 1 के हम कितने टाइम आगे हैं, 3 टाइम आगे हैं। इसी तरह बच्चे हम एक और लेते हैं वेक्टर, मान लेते हैं एक बी वेक्टर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 4j यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि आप 1 के कितने टाइम है, 4 टाइम है। कहाँ पे बच्चे, y एक्सिस के ऊपर। कहाँ पे, y एक्सिस के ऊपर। यहाँ तक 1, मान लीजिए यहाँ तक 2j यूनिट वेक्टर, यहाँ तक मान लीजिए 3j यूनिट वेक्टर, और यहाँ तक मान लीजिए 4j यूनिट वेक्टर। तो हमें j यूनिट वेक्टर क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। कहाँ की, अलोंग द y एक्सिस की। कितने टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो 2 3 4 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और ये j हमें क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर, ये हमको डायरेक्शन बता रहा है। कौन सी डायरेक्शन बताई, अलोंग द y एक्सिस। इसी तरह ये i क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। कितने टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, किसके, 1 के। इज इट क्लियर। सो जी हमको पता चल गया कि यूनिट वेक्टर क्या है, जो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या कर रहा होता है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो हमें बच्चे एक आइडिया हुआ। अब हमको ये बात तो क्लियर हो गई। अब सर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन भी था कि सर हाउ मैग्नीट्यूड इज 1। और इससे पहले एक और बात याद रखिएगा बच्चे, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। यूनिट वेक्टर का अपना कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चे ऊपर भी ये है नीचे भी है, तो दोनों की वैल्यू सेम आएंगी तो वो कट जाएंगी, तो यूनिट वेक्टर का अपना कोई यूनिट नहीं होगा। ये बात भी अपनी इंफॉर्मेशन में रखिएगा। अब बच्चे आपका क्वेश्चन अगला कि सर हाउ मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड 1 कैसे होता है। तो बच्चे अगर मैं कोई वेक्टर लिखता हूं, मान लीजिए एक वेक्टर है, इसकी मैं अपने पास से, आप कोई भी वैल्यू ले लो, हम एक वैल्यू ले लेते हैं 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। सर इसका मैग्नीट्यूड अगर मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर कौन सा, ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो बच्चे हम यूनिट वेक्टर ए का कैसे लिखेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो बच्चे ए वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर चेक करना है फिलहाल। तो ए वेक्टर कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। इज इट क्लियर बेटा, जी सर। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बच्चे मैग्नीट्यूड निकालने का क्या मेथड है, आप स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 2i यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चे, 16 और 9 25 और 25 और 4 कितना आ जाएगा 29। अब जरा बच्चे मेरे साथ चलिएगा, बात को समझिएगा। 2/√29 i यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर ने आपको क्या दिया, मैग्नीट्यूड दिया। कितना, 2/√29। कहाँ पे, अलोंग द एक्स एक्सिस। आप एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, यूनिट वेक्टर आई आपको डायरेक्शन दे रहा है। कितना मौजूद है, 2/√29 टाइम। इज इट क्लियर। इसी तरह अब y पे कितना मौजूद है बच्चे, 3/√29
29 इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब वाई एक्सिस पे कौन बता रहा है? जे यूनिट वेक्टर बता रहा है। कितना? 3/√29। तो इंफॉर्मेशन मिल रही है किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में भी और मैग्नीट्यूड के बारे में भी, ऑब्वियसली बेटा। इसी तरह आप जेड एक्सिस पे कितने हैं? 4/√29 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो इतने टाइम आप कहां पे मौजूद है? इस एक्सिस पे मौजूद हैं। कौन बता रहा है? के बता रहा है कि आप अलोंग द जी एक्सिस मौजूद हैं। तो देखो हमें डायरेक्शन भी पता चल रही है, मैग्नीट्यूड भी। लेकिन सवाल तो ये था कि सर मैग्नीट्यूड 1 कैसे होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे होता है? तो बच्चे आइए हम इसको प्रूव करते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। मैग्नीट्यूड लेने का क्या मेथड है? स्क्वायर ले लें और अंडर रूट ले लें। इस साइड पे भी यूनिट वेक्टर ये आया था, इसका स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें। 2/√29 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3/29 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4/√29 के यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया बच्चे। और ऊपर आपने क्या ले लिया? स्क्वायर भी। हमने क्या कहा था? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और हम यही तो प्रूव कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आप कोई सा भी ले लो, जो मर्जी ले लो बच्चे यूनिट वेक्टर, उसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर? सो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, बच्चे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, ऊपर अंडर रूट एज इट। बच्चे स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, नीचे क्या आ जाएगा? 29। आई यूनिट वेक्टर तो खुद किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है, हम डिफाइन कर चुके हैं। इज इट क्लियर? हमने यहां पे लिखा ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, वो यूनिट वेक्टर। तो आई यूनिट वेक्टर है, या आई यूनिट वेक्टर है बच्चे, यहां पे क्या आएगा? 1 प्लस 3 का बच्चे स्क्वायर कितना होगा? 9। स्क्वायर अंडर रूट से नीचे कैंसिल, 29। जे यूनिट वेक्टर, तो जे यूनिट वेक्टर क्या होता है? 1 का स्क्वायर अगेन क्या आएगा बच्चे? 1 ही आएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, नीचे 29 और यहां पे भी 1। तो बच्चे देखिए हम इन सबको क्या कर लेंगे, यहां पे ऊपर एलसीएम ले लेंगे। कितने एलसीएम आएगा? 29। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, तो बच्चे ऊपर क्या है? 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 से कैंसिल, 29 से कैंसिल। आंसर क्या आया? अंडर रूट 1। तो अंडर रूट 1 किसकी इक्वल है? 1 के। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चे कितना आया? बोलो सर, ये तो 1 आ गया। तो हमने क्या बोला था? हमने भी तो यही बोला था कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। इज इट क्लियर? नोट करिए बच्चे इन सारी बातों को जरा। जी बेटा, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं पोजीशन वेक्टर पे। बच्चे पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ए वेक्टर विच कैन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, क्या बोल रहा हूँ? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? यहाँ पे हम लिखते हैं ए वेक्टर विच कैन डिस्क्राइब, जो हमें क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा, बताएगा। क्या चीज सर बताएगा हमको? लोकेशन बताएगा। लोकेशन लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट से। और बच्चों उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। इज इट क्लियर? और उस ओरिजिन को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे? ओ से। तो हमने कहा कि भाई एक ऐसा वेक्टर जो डिस्क्राइब कर रहा हो क्या? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, कहां से? एक फिक्स पॉइंट से। और वो फिक्स पॉइंट कौन होगा? ओ होगा। उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। सर इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चे पोजीशन वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चे? अभी हमने बोला कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर वेक्टर से।
अगर हमारे पास बच्चे क्या हो, एक प्लेन सरफेस हो, मतलब 2 डायमेंशन की बात हो, लेंथ की और विड्थ की, ठीक। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सपोज, तो इसकी जो पोजीशन डिस्क्राइब करेगा वो यहाँ से ओरिजिन से एक वेक्टर आर करेगा, और इस वेक्टर आर के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2, ए और बी। ए बच्चे शो करेगा कि ओरिजिन से आगे कितना फासला है, एक्स एक्सिस की तरफ कितना फासला है, और बी शो करेगा कि ओरिजिन से आप ऊपर कितना है, हाइटेड कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। तो बच्चे आपका ए शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड बी शो कर रहा है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इज इट क्लियर? सो अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चे हमारे पास कहाँ पे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मान लीजिए प्लेन में हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, जहाँ पे लेंथ और विड्थ की बात हो रही हो, तो फिर बच्चे हम उसके कितने कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, 2, ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर। आई और जे जैसा कि हमको पता है क्या बताते हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, आई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और जे अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अगर मैग्नीट्यूड लें तो बच्चे मैग्नीट्यूड लेने का क्या मेथड होता है, स्केयर लेके दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, तो इधर क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, इधर स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो आर यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। इज इट क्लियर बेटा? जी सर। अब बच्चे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो और वो कहाँ पे हो, स्पेस में, और हमने उसकी लोकेशन बतानी हो, तो हम क्या करेंगे, हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, हम 3 एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, और वो ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए यहाँ पे है, तो हम उसका फासला एक्स एक्सिस से भी बताएंगे, वाई एक्सिस से भी बताएंगे और जी एक्सिस से भी बताएंगे। इज इट क्लियर? तो हमने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर हो तो फिर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि वेक्टर आर ही यूज करेंगे, और उसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3, ए बी सी। ए शो करेगा एक्स एक्सिस से फासला, बी शो करेगा वाई से, और सी शो करेगा जी एक्सिस से। इज इट क्लियर? तो फिर बच्चे हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होगा, फिर जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? और अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड अभी भी हमने लिया, क्या करना है, स्क्वायर लेके अंडर रूट, तो इस साइड पे बच्चे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आर वेक्टर हमारे पास क्या आया बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर आ गया। इज इट क्लियर? ये किसके लिए है, फॉर स्पेस 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इज इट क्लियर? और ये किसके लिए है, फॉर प्लेन। इसको भी बच्चे नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर? ये फॉर प्लेन, फॉर स्पेस, नोट कर लिया। अब बच्चे हम थर्ड पे चलते हैं। हम तीसरा जो हमारे पास है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। मैं इसको रेज कर रहा हूं। ये लीजिए बेटा, हमने इसको कर दिया साफ। अब हम मूव कर रहे हैं किसके ऊपर, बच्चे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अगर उसको मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो बच्चे हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पार्ट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। लेकिन जो बुक में डेफिनेशन है बच्चे वो कुछ और है, तो हम बुक वाली डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है। मतलब इस वेक्टर ए का सारा इफेक्ट कहाँ है, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, मैंने मान लिया। अब अगर मैं एक वेक्टर बच्चे यूं ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, तो मैं कहता हूं कि इस वेक्टर ए का इफेक्ट कहां है, तो आप कहेंगे सर इसका सारे का सारा इफेक्ट कहां है, वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग द वाई एक्सिस। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई अगर एक वेक्टर मैं यूं ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, अब इसका इफेक्ट कहां है, तो आप कहेंगे सर ये तो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब इसका कुछ इफेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस होगा और इस वेक्टर का कुछ इफेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस होगा। इस वेक्टर ए की जो अफेक्टिव वैल्यू होती है अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी होगी बच्चे, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। वो ए एक्स होगी, वो किसकी इक्वल होगी, ए कॉस थीटा के। इज इट क्लियर? इसी तरह इसकी जो अफेक्टिव वैल्यू अलोंग द वाई एक्सिस होगी बच्चे, वो भी हम निकाल चुके हैं। ए वाई इज इक्वल टू
ए साइन थीटा। तो बच्चे ए की वो अफेक्टिव वैल्यू जो अलोंग द एक्स एक्सिस है और अलोंग द वाई एक्सिस है, इन अफेक्टिव वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। तो हमसे कोई पूछे इसको, बच्चे हम यूं भी कह सकते हैं कि ए का थीटा हिस्सा तो एक है या ए एक्स हिस्सा तो एक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन वो नहीं है जो ए की है, इसकी डायरेक्शन वो है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इज इट क्लियर? मतलब ए काज थीटा की है, ए वाई या ए साइन थीटा हिस्सा एक है, अफेक्ट एक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन वो नहीं है जो ए की है, इसकी डायरेक्शन वो है जो अलोंग द वाई एक्सिस है, और वो किसकी है, वो ए साइन थीटा है। इज इट क्लियर? तो बच्चे ये दोनों पार्ट हैं किसके, ए के, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस। तो इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। तो बच्चे हम लिखते हैं, डिफाइन करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो क्या लिखेंगे बच्चे, इसको क्या डिफाइन करेंगे? होपफुली बड़ा एक सिंपल सा ये क्वेश्चन किया था आपसे, तो हम इसको लिखेंगे अफेक्टिव वैल्यू, अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर की जो अफेक्टिव वैल्यू होती है, ठीक है, अफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर कहाँ, अलोंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में, अलोंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में, बच्चे उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो होपफुली बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये 3 पार्ट थे, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर, मैं बच्चे इसको रेस कर रहा हूं। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बच्चे मूव करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? 2.1 नहीं 2.2। समझिएगा बच्चे 2.2 को, क्या है 2.2? ये है कि द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव अ 0 रिजल्टेंट। वो कह रहा है कि आप 3 वेक्टर्स को ऐड करते हो तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो सम ऑफ वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सम ऑफ ऑल वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इज इट क्लियर? एक ऐसा वेक्टर जिसका कंबाइन इफेक्ट वही हो जो तमाम वेक्टर्स को ऐड करने का हो। तो बहरहाल बच्चे हमें ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि आपने 3 वेक्टर्स को ऐड करना है और आपका जो रिजल्ट हो वो नल वेक्टर हो, 0 वेक्टर हो, ठीक है। तो आप उन वेक्टर्स को कैसे ऐड करोगे? इज इट क्लियर? व्हाट कैन बी द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स? आप क्या करें, उन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन बताएं, डायरेक्शन बताएं, किस तरीके से आप उनको ऐड करोगे। तो बच्चे यहां पे देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन है सर, एक वेक्टर हमारे पास ए है, ठीक हो गया बच्चे। दूसरा वेक्टर हम एक और लेते हैं, मान लेते हैं दिस वेक्टर इज कॉल्ड बी वेक्टर। हमने इनको हेड टू टेल रूल ऐड कर है। देखिए ए के हेड के साथ बी की टेल। जो लास्ट वाला वेक्टर है बच्चे, जो हमारे पास मान लेते हैं वेक्टर सी है, वो हमने यूं ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। तो देखिए उसके हेड के साथ अगले की क्या मिला दी, टेल। तो अब जो देखिए हम जहां से चले थे हम वहां वापस पहुंच गए हैं, हमने इनको एक सीक्वेंस में ऐड किया है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को प्लस बी वेक्टर को प्लस सी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो क्या आता है, 0 आता है, या 0 वेक्टर आता है, नल वेक्टर आता है। क्यों? कि बच्चे आर का जो रिजल्टेंट है वो 0 है, क्योंकि जहां से हम चले थे वहां उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए हैं। मैं इसको यूं समझाता हूं बच्चे, देखिए एक बॉल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉल है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं। इज इट क्लियर? हम कहते हैं कि एक फोर्स ये लग रही है, मान लेते हैं इसको क्या बोल देते हैं, ए वेक्टर। इज इट क्लियर? एक और फोर्स लग रही है, मान लीजिए ये भी और ये भी, इसको हम क्या कह देते हैं, ये वाली जो फोर्स है इसको हम कह देते हैं, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, और यहाँ पे एक और जो थर्ड फोर्स लग रही है उसको हम क्या कह देते हैं, सी वेक्टर। आप बताएं बाल कहाँ जाएगा? बच्चे बाल तो कहीं भी नहीं जाएगा, इसी जगह पे रहेगा। हमने इन 3 वेक्टर्स को, जिनको हमने फोर्सेस का नाम दिया, इन तीनों को हम ऐड करते हैं। तो कैसे करना है, बाय हेड टू टेल रूल। तो ए के अंदर किसको ऐड करेंगे, बी को। बच्चे ए बी को यहां से उठाएं और इसमें ये ऐड करें लाइक दिस। इज इट क्लियर? जी सर। अब सी को बच्चे यहां से उठाएं और यहां पे, मतलब इसके हेड के साथ उसकी क्या मिला दें, टेल मिला दें। तो ये देखें हमने बच्चे क्या किया, हेड टू टेल रूल इनको ऐड किया। लेकिन जो लास्ट वाला वेक्टर है जिसको हम यहां पे कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी
प्लस सी, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सम ऑफ वेक्टर। वो कितना आ रहा है, वो तो जीरो आ रहा है, क्योंकि बच्चे हमारे पास नेट जहां से हम चले थे वहां वापस पहुंच गए, तो इस आर की जगह क्या आएगा, जीरो वेक्टर। तो यही तो उसने कहा था कि आप तीन वेक्टर्स को ऐड करो, ऐसे करो कि आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो बच्चे अगर हम वेक्टर्स को इस मेथड से या इस मेथड से ऐड करें, ऐसे तरीके से ऐड करें कि जहां से हम चले वहां पे हम वापस पहुंच जाएं, हम उनको एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में ऐड करें, ठीक है, तो हम हमारे पास जो सम आता है वो क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है, एक नल वेक्टर आता है। तो बच्चे हम यहां पे क्या लिखेंगे, इफ वी ऐड अ वेक्टर्स, इफ वी ऐड अ वेक्टर्स, इफ वी ऐड वेक्टर्स in such a way that they, वो बनाएं, क्या करें बच्चे, they make, वो बनाएं, क्या बनाएं, they make a triangle। बच्चे वो मिलके क्या बना दें, एक ट्राइंगल बना दें, और वो ट्राइंगल कहाँ होनी चाहिए, इन अ ऑर्डर, वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। इज इट क्लियर। तो हम बोलेंगे देन क्या होगा, रिजल्टेंट इज, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो क्या होगा, इज नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। इज इट क्लियर। और उसका सम क्या होगा, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज जीरो या सम इज जीरो, देन सम इज जीरो, ये लिख लीजिए, देन सम इज, ये लिख लीजिए, देन सम इज जीरो वेक्टर। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर। होपफुली बच्चे इसको भी नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे 2.3, इसको रेज कर रहा हूं। 2.3 बच्चे एक इंतहाई आसान क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे सर क्या है 2.3, तो देखिए बेटा 2.3 है वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन। बच्चे एक वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए ये वाला। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, उस साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। दिस इज प्लस वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस, मीन वाई की वैल्यू हम कहाँ लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। वो कह रहे हैं कि एक वेक्टर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या एक्स वाई प्लेन सिस्टम के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है सर, हमने मान लिया, आगे चलिए। फिर क्या होगा, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव। उस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव कहां पे होंगे, एक तो हमको ये बताना है। दूसरा, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइन, और कौन सी जगह उसके जो क्या नाम है कंपोनेंट्स हैं उसके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो बच्चे हम मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये बात तो आपको पता है कि हर वेक्टर के कम से कम कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो इस ए की भी कितने कंपोनेंट्स होंगे बच्चे, दो। कौन कौन से सर, एक बच्चे वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स। तो बच्चे ए एक्स कहाँ है, अलोंग द एक्स एक्सिस, इसकी वैल्यू पॉजिटिव। ए वाई कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो इसकी वैल्यू भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो बच्चे ए के कंपोनेंट्स दोनों जो हैं हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों क्या हैं, पॉजिटिव। इज इट क्लियर। ए एक्स भी पॉजिटिव और ए वाई भी पॉजिटिव। अब बच्चे हम दूसरे में देखते हैं, अगर वेक्टर यहाँ पे लाई करता है मान लीजिए दूसरे क्वाड्रेंट में, तो अब इसके फिर कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कौन सा बच्चे, वर्टिकल कंपोनेंट जो अलोंग द वाई होगा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अलोंग द एक्स एक्सिस। तो बच्चे ये इधर है, तो एक्स एक्सिस वाला ये कौन सा होगा, ए एक्स जो होगा ये नेगेटिव होगा, और ए वाई क्योंकि ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब यहाँ पे x की ए एक्स की वैल्यू नेगेटिव और ए वाई की वैल्यू पॉजिटिव। इज इट क्लियर। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास बच्चे वो वेक्टर कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, फिर भी बच्चे इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस।
ये वाला कहाँ हो गया अलोंग वाई, ये नीचे की तरफ है तो माइनस ए वाई, वो वाला इधर ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है माइनस ए एक्स। तो बच्चे इसमें दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ए एक्स भी नेगेटिव और ए वाई भी नेगेटिव। इस वेक्टर ए के जो दो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन सा बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसी तरह बच्चे अगर ये वेक्टर कहाँ लाई करता है, चौथे क्वाड्रेंट में, तो फिर इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो। एक बच्चे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला जिसको हम क्या बोलेंगे प्लस ए एक्स, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, और एक बच्चे जो वर्टिकल है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर होता है बच्चे ए, इसको हम क्या लेते हैं रिजल्टेंट, इसका हेड हेड के साथ मिलता है और टेल टेल के साथ। तो ये वाला क्या हो गया ए वाई, और जब नीचे है तो क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्वेश्चन क्या था बच्चे, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें यह बोला गया था कि आप सबसे पहले वो क्वाड्रेंट बताएं जहां वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट्स क्या हो, नेगेटिव हो। तो बच्चे आप देखें इन थर्ड कंपोनेंट दोनों जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो हम बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सर बोथ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव। लिख लीजिए बोथ एक्स एंड y components of a vector कौन सा वेक्टर बच्चे, a वेक्टर ऑफ अ वेक्टर a आर नेगेटिव, क्या है नेगेटिव है। कहां पे है सर, थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये बच्चे हमारा एक ऑप्शन तो क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब उसने एक और स्टेटमेंट भी कही थी साथ, क्या कहा था बच्चे, उसने कहा था कि मुझे वो कोऑर्डिनेट भी बताओ जहां पे वेक्टर्स के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो, अपोजिट हो। तो बच्चे अगर दूसरे में देखें तो वो अपोजिट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। चौथे में देखें एक पॉजिटिव एक हो नेगेटिव। तो आप बच्चे लिख सकते हैं यहां पे बोथ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए, कौन सा वेक्टर है बच्चे, ए, ऑफ अ वेक्टर ए आर अपोजिट, क्या हैं अपोजिट हैं। कहां पे हैं सर अपोजिट, इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चे कहां पे हैं, दूसरे में और चौथे में। तो ये बच्चे हमें आंसर मिल गया। उसने यही पूछा था कि वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हैं, वो हम कह रहे हैं वैसे हर वेक्टर के कम से कम कितने कंपोनेंट्स हों, दो होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वो कह रहे हैं एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, ये जो एक्स वाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन सिस्टम। वो कह रहे हैं इसके अंदर एक वेक्टर लाई कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट बताइए, वो जगह बताइए जहां वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स अपोजिट हों और उसके दोनों कंपोनेंट्स क्या हों, नेगेटिव हो। तो हमने कहा तीसरे में उसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे, दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में उसके साइन या उसका सारी उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो अपोजिट होंगे। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कौन सा 2.3। आगे इंतहाई आसान क्वेश्चन बच्चे चल रहे हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन 2.4, इसको नोट कर लीजिए। ये बच्चे हम सारी क्वेश्चन कौन सा था 2.3। अब हम जाते हैं क्वेश्चन 2.4 पे। ये रहा बच्चे हमारा क्वेश्चन 2.3 और अब हम करेंगे 2.4। साथ रहिएगा मेरा बच्चे, साथ रहिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम फिजिक्स के लोग ज़्यादातर डिपेंड किसके पे करते हैं, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन। If one of the rectangular component of a vector is not zero, if one of the rectangular components of a vector is not zero, can its magnitude be zero? क्वेश्चन ये है कि बच्चे अगर वेक्टर का जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, अगर स्पेस में तो कितने कंपोनेंट्स होंगे, तीन। वो कह रहे हैं उनमें से अगर एक जीरो न हो तो क्या पूरे वेक्टर जो हमारे पास, वो क्वेश्चन कह रहा है कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो, तो क्या उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करिए। तो बच्चे हम बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ए है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, दो, एक ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, दूसरा कौन सा ए
वाई जे यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड लेने का क्या मेथड है? स्क्वायर लेके अंडर रूट। इस साइड पे क्या आएगा बच्चे? इस साइड पे आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। क्वेश्चन को समझिएगा बेटा, वो ये कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? वो हमारे पास आया ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि अगर इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं इसमें से एक जीरो ना हो, एक जीरो ना हो, मतलब एक जीरो हो या ए एक्स जीरो हो या कौन जीरो? ए वाई जीरो। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड सारे का सारा जीरो हो जाएगा? कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देता हूं जस्ट आपको समझाने के लिए कि बच्चे हम ये कहते हैं कि 1000 हैं आपके पास कितने पैसे हैं? 1000। आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 500 प्लस 500। अब मैं कहता हूं कि 500 रुपए आपका गुम हो गया। अगर आपका 500 रुपए बच्चे गुम हो गया तो पीछे आपके पास कितने रह गए? सर 500 रह गए। तो अगर आपके पास पीछे 500 रह गया तो मैं अगर ये कहूँगी नहीं पूरे का पूरा 1000 जीरो हो गया, क्या ये बात ठीक होगी? आप कहेंगे नहीं सर ये तो बात गलत है, 500 रुपए तो हमारे पास मौजूद हैं और भी। तो बच्चे सेम वो ये कह रहा है कि अगर ए एक्स जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये ए सारे का सारा जीरो हो जाएगा? नहीं बेटा, अगर ए एक्स मान लीजिए जीरो हो जाता है तो आपके पास जो a है वो किसकी इक्वल आ जाएगा? a वेक्टर यहां पे आ जाएगा इसकी जगह 0 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए वाई आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि ये 500 रुपए तो आपके पास है, ये 500 गुम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका 1000 अगेन जीरो हो गया? नहीं, वो 500 गुम हुआ है तो ये 500 तो आपके पास है। तो बच्चे हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास ए एक्स जीरो नहीं हुआ, मान लेते हैं कौन जीरो हो गया? ए वाई जीरो हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे, ए वाई की जगह क्या आएगा? जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो आपके पास अगेन आंसर क्या आ जाएगा? ए एक्स आ जाएगा। तो मतलब कि अगर एक कंपोनेंट जीरो हो तो उससे वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता। हमको ये बात बच्चे समझ आ गई है। तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे? हम इसका आंसर ये लिखेंगे नो, बच्चे इसका आंसर लिखिए 2.4। नो, पहले हम उसको नो में रिप्लाई करेंगे, एक नंबर तो हमारा कंफर्म हो गया। नो इफ वन ऑफ द component of a vector, no if one of the component of a vector is not zero, no if one of the component of a vector is not zero, अगर एक जीरो नहीं होगा then फिर क्या होगा सर? इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी कैन नेवर बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वो जीरो कब होगी? जब वो कब होगी जीरो? वो उस वक्त जीरो होगी जब आपके पास ये दोनों 500 वाले नोट क्या हो जाएंगे? गुम हो जाएंगे। ये भी चली गई और वो भी चली गई, ये भी 500 की अमाउंट, ये भी 500 की अमाउंट, मतलब ए एक्स भी जीरो होगा, ए वाई भी जीरो होगा, तब आपके पास वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। तो मुझे लिख लीजिए इस आंसर को, नो इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो देन इट्स मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। रेज कर दूं बच्चे इसको? जी सर। चलें बच्चे इसको हमने मिटा दिया, हम मूव कर रहे हैं 2.5 पे। ये चीज लिखी रहने दें, आगे फिर काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 2.5, कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कैन अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? बच्चे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेक्टर है, क्या उसका जो कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा हो सकता है? कैन अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि क्या ए एक्स और ए वाई की वैल्यू ए से बड़ी हो सकती है? बच्चे हो सकती है या नहीं? मैं आपको यूं एक हाइपोथेटिकल जनरल एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ समझाने की याद तक। मैं कहता हूं मेरे पास यहां पे 100 है और इसको मैं यूं लिख लेता हूं 15 + 50। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप।
तो बच्चे अगर मैं आपको कहूं कि ये 50 इस 100 से बड़ा हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? सर ये 50 100 से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसको अगर मैं मान लेता हूं ये x है और इसको मैं मान लेता हूं कि ये कौन है? y है, तो मैं कहूं कि y बड़ा है, y ग्रेटर है 100 से, ये बात ठीक है? नहीं बच्चे, 50 कैसे बड़ा हो सकता है 100 से? नहीं हो सकता। मैं कहूं कि x बड़ा है 100 से, 50 कैसे बड़ा हो सकता है 100 से? ये दोनों मिलके x प्लस y दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके क्या बनाएंगे? मिलके ये 100 बनाएंगे। ये इससे बड़े कभी भी नहीं हो सकते। ये बात बच्चे अपने माइंड में रखिएगा। इज इट क्लियर? सो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि x भी लेस होगा 100 से और y भी लेस होगा 100 से। तो बच्चे हम यहाँ पे इसको ज़रा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर है a और उसकी वैल्यू है 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। आपने कहा सर ठीक है, मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। तो बच्चे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड निकालने का क्या मेथड है बच्चे? स्केयर लेके अंडर रूट, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होगा। इस साइड पे क्या आएगा? 2 का स्केयर मतलब ax का स्केयर कितना आ जाएगा? 4 प्लस 3 का स्केयर मतलब ay का स्केयर कितना आ जाएगा? 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 और 4 कितने आ जाएंगे बच्चे? 13। इज इट क्लियर? अब हमारे पास बच्चे मैं कहूं कि जो अंडर रूट 13 है ये 2 से बड़ा है या छोटा है? तो बच्चे जब आप इसको चेक करेंगे तो ये 2 क्या होगा? अंडर रूट 13 से क्या होगा? छोटा होगा। 3 भी क्या होगा? अंडर रूट 13 से छोटा होगा। या इसको मैं थोड़ा सा मजीद आसान एग्जाम्पल में लेके जाता हूं। इसको फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक इसके इक्वल है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। तो बच्चे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चे? 25। तो बच्चे अंडर रूट स्क्वायर के साथ मैं इसको यूं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर और ये इसके साथ कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 5। अब मैं कहूं कि 3 जो है ये बड़ा है 5 से या छोटा है? तो आप कहेंगे सर 3 छोटा है 5 से, क्योंकि 3 कौन है यहाँ पे? 3 बच्चे यहाँ पे ax है। इज इट क्लियर? इसी तरह यहाँ पे ay कौन है? ay की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है बच्चे? 4। मैं कहूँ 4 बड़ा है 5 से या छोटा है? तो आप कहेंगे छोटा है। तो बच्चे कंपोनेंट मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। देखें कंपोनेंट यहाँ पे 3 5 से छोटा है कंपोनेंट 4 भी यहाँ देखिए 5 से क्या है? छोटा है। तो हम उसको आंसर क्या करेंगे बच्चे? हम उसको भी आंसर अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कंपोनेंट जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड से बड़े नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल इस मार्कर के ये 2 पार्ट हैं, तो ये इसका इस मार्कर का एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। ओरिजिनल जो वेक्टर है जो मार्कर है मान लेते हैं ये। तो बच्चे अब ये दोनों मिलके भी इस वेक्टर के इस मार्कर के इक्वल होंगे। मैं कहूँ कि ये वाला अलहदा क्या होगा? इस मार्कर के इक्वल होगा? नहीं। मैं कहूंगा ये वाला पार्ट इस वेक्टर इस मार्कर की इक्वल होगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है? सो मिलके इसकी इक्वल हो सकते हैं। ये दोनों पार्ट मिलके इसके इक्वल हो सकते हैं, इससे बड़े नहीं हो सकते। तो बच्चे हम उसको आंसर करेंगे। आंसर में हम क्या लिखेंगे? ये हम यहां पे लिखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, बल्कि यहां नीचे लिख देता हूं। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन केस ऑफ, मुझे याद रखिएगा ये मामला सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में होगा। बाकी अगर कहीं पे कंपोनेंट्स होंगे बहुत सारे तो हो सकते हैं वो मिलकर क्या हो जाएं? इस वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर से क्या हो जाएं? बड़े हो जाएं। लेकिन जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की बात होगी तो वहां पे कंपोनेंट्स कभी भी बड़े नहीं हो सकते ओरिजिनल वेक्टर से। मुझे लिख लीजिए इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट then magnitude of the components of a vector, the components of the vector can never be greater देन किससे? ओरिजिनल वेक्टर या देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कौन सा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
ये बच्चे जो हमारे पास वेक्टर ए है दिस इज, इसी को हम ओरिजिनल वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। देन ओरिजिनल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, या सिर्फ आप ये लिख लें देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे कि इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर आपका ये है और ये आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, तो ये जो कंपोनेंट होता है ये ए एक्स और ये वाला कौन होगा ए वाई, ये किसके पार्ट हैं ए के। तो इस केस में ए एक्स और ए वाई बच्चे ए से बड़े नहीं हो सकते। वैसे और अगर बहुत सारे वेक्टर्स हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, एंगल 90 का ना बन रहा हो, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स का जो सम होगा वो रिजल्टेंट से हो सकता है बड़ा हो। तो लिख लीजिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। आपने सिर्फ ये वाला काम करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और हो सकता है तो बच्चे ये एग्जाम्पल दे दे। ठीक हो गया, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2.6 पे। आपने देखा बेटा क्वेश्चन कितने आसान है, बस थोड़ा सा आपको इनको समझ के करना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है बेटा आगे हमारे पास 2.6, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ये तो हमें सीधा सीधा पागल बनाया जा रहा है कि भाई क्या वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका आंसर कभी नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों भला वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कहा कि एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है बच्चे, हमने कहा कि ए एक्स के स्क्वायर के प्लस ए वाई के स्क्वायर के। वो कह रहे हैं ये कभी नेगेटिव ही होगा। क्यों नेगेटिव होगा, ऊपर जो स्क्वायर, आई एम सॉरी बेटा सेल खुद ही चलते चलते रुक गया जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। देखिए क्वेश्चन ये चल रहा था हमारे पास कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव हो सकता है। तो भाई क्यों होगा, कैसे हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों सर, उसकी रीज़न ये है कि बच्चे जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर की, और स्क्वायर ने वैल्यू को अगर नेगेटिव आ भी जाती है मान लेते हैं तो उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हम उसको यूँ लिखते हैं वो इक्वल है माइनस ए एक्स के स्क्वायर प्लस माइनस ए वाई का स्क्वायर। मतलब मान लेते हैं कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई वो नेगेटिव हैं, उनकी वैल्यू नेगेटिव है, तो स्क्वायर अगेन क्या कर देगा बच्चे, नेगेटिव को वो क्या कर देगा, दोबारा प्लस कर देगा। तो आपके पास अगेन आंसर क्या आएगा, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल आ जाएगा ए एक्स के स्क्वायर के प्लस ए वाई के स्क्वायर के, क्योंकि स्क्वायर ने नेगेटिव को कहाँ कन्वर्ट कर देना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल सर आपके मन में आ रहा होगा कि सर कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। तो बच्चे देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास ए एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं -3 i यूनिट वेक्टर है, -4 j यूनिट वेक्टर है। तो हमने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, इस वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड लेने का क्या मेथड है बच्चे, स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लें, ठीक हो गया। तो बच्चे ए एक्स की जगह कौन है, ए एक्स की जगह -3 है तो इसका क्या आ गया स्क्वायर, प्लस ए वाई की जगह कौन है -4, ठीक है, क्योंकि जे तो यूनिट वेक्टर है, आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होते हैं, 1 के, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो आपके पास बच्चे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा अंडर रूट 25 और योर आंसर इज 5। तो क्या 5 पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, बच्चे मैग्नीट्यूड 5 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नेगेटिव लेके देख लिया है, नेगेटिव लेने के बाद वो अगेन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दैट्स इट बेटा। तो कितना आसान क्वेश्चन, कितनी आसान स्टेटमेंट, और हम यहाँ हों कंफ्यूज तो बुरी बात ना। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2.7। क्या है, इफ, इसको बच्चे नोट कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। कभी भी मैग्नीट्यूड वेक्टर की नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज स्क्वायर अगेन कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि बच्चे स्क्वायर ने उसको दोबारा कहाँ कन्वर्ट कर देना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है नेगेटिव को। तो ये बच्चे हम इसको कर रहे हैं रेस, और हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 पे। जी मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन जो है फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा 2.7,
If a plus b is equal to 0 vector mean null vector, what can you say about the components of a vector या components of a two vector? वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, कौन कौन से हों बच्चे? वो कह रहे हैं a प्लस b, एक a वेक्टर है दूसरा b वेक्टर है। आंसर क्या आ रहा है? नल वेक्टर आ रहा है इन दोनों को ऐड करने से। तो वो कह रहा है कि आपका इन दो के बारे में क्या ख्याल है, इन दो के कंपोनेंट्स के बारे में क्या ख्याल है कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो आंसर एक नल वेक्टर आता है, तो आपके उन दो वेक्टर्स जिनको तुम ऐड कर रहे हो उनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बट हमारा ख्याल बड़ा सादा सा है, बड़ा सिंपल सा है। क्या सर? कि हम यूं करते हैं कि इस वेक्टर को यूं लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। मैथमेटिक्स का रूल है, प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि जीरो नल वेक्टर है। नल वेक्टर कौन सा होता है आपको बच्चे पता है? जिसका रिजल्ट क्या आ रहा हो? जीरो वेक्टर आ रहा हो, कोई वेक्टर मतलब ना आ रहा हो। सो ए के कितने कंपोनेंट्स हैं? दो। कौन कौन से बच्चे? एक ए एक्स और दूसरा ये आई यूनिट वेक्टर और ए वाई जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह बी की भी बच्चे कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेंगे? कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? दोनों साइड पे। कंपेयरिंग आई यूनिट वेक्टर एंड जे यूनिट वेक्टर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे। तो बच्चे आई को आई के साथ करेंगे तो ए एक्स किसके इक्वल आएगा? माइनस बी एक्स के। ए वाई किसकी इक्वल आएगा? माइनस बी वाई के, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? अगेन माइनस हो जाएगा। तो हमको क्या पता चला? हमने क्या इन दो वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली बच्चे? हमको ये बात पता चली, बोथ, इस क्वेश्चन लिख लीजिए 2.7, बोथ कंपोनेंट्स, दोनों जो कंपोनेंट्स हैं किसके? ऑफ वेक्टर ए एंड बी। दोनों जो कंपोनेंट्स हैं किसके? बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए एंड बी। इसके दोनों कंपोनेंट्स कौन से? ए एक्स एंड ए वाई। और बी के कौन से? बी एक्स और बी वाई। आर हैं, क्या हैं बच्चे? इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जी हाँ, वो डायरेक्शन में क्या है बेटा? अपोजिट, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल सर कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। बच्चे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं एक वेक्टर मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर ले लिया ए। मैं कहता हूँ इस वेक्टर के बच्चे दो कंपोनेंट्स हैं। कौन से? मैं कहता हूँ 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं 2 टाइम, मतलब मैं कहाँ पे हूँ? 2 टाइम x एक्सिस के ऊपर, और मैं y एक्सिस पे कितने टाइम हूँ? 3 टाइम मौजूद हूँ। मतलब यहाँ पे a का जो कंपोनेंट है ए वाई वो कितना है? 3j, जे यूनिट वेक्टर है, y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए एक्स कितना है बच्चे? यहाँ पे 2i यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? अब हमने कहा कि a जो है इसके दो कंपोनेंट्स कौन से? ए एक्स, वो इक्वल है किसके? माइनस बी एक्स के। मतलब ए एक्स और बी एक्स इक्वल है, लेकिन फर्क किसका है? डायरेक्शन का है, नेगेटिव का है। तो अगर बच्चे ए एक्स उधर है +2, तो बच्चे ये इधर क्या होगा? बी एक्स होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। वो पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 2i यूनिट वेक्टर होगी, लेकिन 2i की वैल्यू क्या होगी बच्चे? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव, इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? इसी तरह बच्चे अगर मैं मतलब उसका जो वेक्टर है वो यूं ड्रा कर लेता हूं। मान लीजिए ये बी वेक्टर ये आ गया, इसका एक कंपोनेंट कौन हो गया? ये वाला बी वाई, और एक कंपोनेंट कौन हो गया? बी एक्स। तो बच्चे बी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? बी एक्स की वैल्यू आई -2i यूनिट वेक्टर। बी वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चे?
बी वाई देखिए किसकी इक्वल है, ए वाई के। ए वाई कितना था 3j, तो बी वाई कितना होगा, ये भी 3j होगा। लेकिन ये बी वाई कहाँ होगा, अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि उसके अपोजिट है, साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3j। तो बच्चे हमारे पास ये जो b के कंपोनेंट्स हैं कौन से, बी एक्स और बी वाई, ये क्या होंगे बच्चे, a के कितने थे 2i + 3j, तो b के कितने होंगे -2i - 3j। इज इट क्लियर। तो हमको क्या पता चला कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं a और b के वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, ये वाला y b का, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों क्या है डायरेक्शन में अपोजिट, वो प्लस ये माइनस, वो प्लस ये वाला माइनस। तो होपफुली बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, लिख लीजिए ये करके साथ ये एग्जांपल दे दीजिएगा। क्लियर, ये कर लें उसके बाद वो आंसर करें और ये एग्जांपल दे दें तो गुड है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो कह रहे हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं, सिचुएशन है या ऐसे हालात हैं जहां पे एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएं, किस में, मैग्नीट्यूड में। जो वेक्टर का एक कंपोनेंट है उसका जो आंसर, उसका जो मैग्नीट्यूड और साइज हो वो उसके दूसरे कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के मतलब साइज के क्या हो, बराबर हो। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे सर, 2 होंगे। कौन कौन से, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। तो वो कह रहे ऐसी कंडीशन बताओ कि ये ए एक्स और ए वाई आपस में क्या हो, मैग्नीट्यूड में बराबर हो। तो हम बच्चे चेक करते हैं कहाँ पे बराबर है। ए एक्स अगर इक्वल हो जाए ए वाई के, ठीक, तो ए एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे, हमने निकाली हुई है, ए एक्स की वैल्यू होती है ए कॉस थीटा, और ए वाई इफेक्टिव वैल्यू है ए की, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए साइन थीटा। ठीक, ये ए किसके, ए के 2 कंपोनेंट थे, कौन कौन से, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट। उसने कहा कि ए एक्स अगर ए वाई के इक्वल हो जाए तो कंडीशन क्या होगी, कहाँ पे ये ए एक्स ए वाई की इक्वल होगा। तो हमने कहा हम चेक कर लेते हैं, ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, बच्चे ये इधर 1 रह जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कास थीटा। साइन ओवर कास मैथमेटिक्स का रूल है बच्चे, क्या होता है, टैन थीटा। हम इसको यूं लिख लेते हैं अरेंज करके, टैन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1। टैन इनवर्स बच्चे किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा 45 डिग्री के। तो बच्चे एंगल जब क्या होगा, 45 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा, एंगल जब यहाँ पे 45 डिग्री होगा तो जो वेक्टर ए है इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ए वाई और ए एक्स, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमको पता चल गया कि भाई थीटा 45 डिग्री पे क्या होना है, ए एक्स और ए वाई ने इक्वल होना है। सर नहीं समझ आई, एग्जाम्पल दीजिए बच्चे। देखते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास ए वेक्टर है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। मेरे पास एक वेक्टर है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। अगर बच्चे a की वैल्यू ये 4j यूनिट वेक्टर है तो ये क्या होगी, 4i यूनिट वेक्टर। तो अब a x का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 16, ए वाई का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 16। तो अब ये दोनों बराबर हुई है कि नहीं हुई, उसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड बराबर। अगर मैं कहता हूं ए एक्स कितना है 3i यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड लो तो कितना आएगा, 9। इसका लो बच्चे ए वाई इज इक्वल टू 3j मान लेते हैं तो कितना होगा, 9। तो ये देखो ये भी 9 ये भी 9, लेकिन ये कब होगा बच्चे, जब ए एक्स की वैल्यू 4 है और ए वाई की वैल्यू भी 4 है, ए एक्स की वैल्यू 3 है और ए वाई की वैल्यू भी 3 है, और ये उस वक्त होगा जब एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो बच्चे आप क्या करेंगे, आप उसको आंसर करेंगे, सर ये नहीं लिखना सर, वैसे बता रहा हूं, एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पे कौन सा क्वेश्चन, आई थिंक 2.8 है, 2.8 ही है ना, हाँ 2.8 है। एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री बोथ, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, कौन कौन से दोनों कंपोनेंट्स का,
at the angle of 45 degree magnitude of both components of a vector A are equal। ठीक है बच्चे, ए के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से बच्चे, ए एक्स और ए वाई, ठीक है, उनका कौन से एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए आर इक्वल। तो ये बच्चे इसको नोट कर लीजिए। आगे बच्चे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, बहुत सिंपल सा है बच्चे, आप खुद भी लिख सकते हैं, मेरे लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है 2.9, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। क्या ये मुमकिन है कि तुम वेक्टर को स्केलर में ऐड कर लो। भाई क्यों, हम कोई पागल हैं? हमने चैप्टर नहीं पढ़ रखा, हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि वेक्टर की नेचर अलग है, स्केलर की नेचर अलग है। स्केलर वो होती हैं क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। चीज़ कितनी बड़ी या कितनी छोटी है और किस में मेजर करनी है, बस ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन वेक्टर में एक चीज़ कितनी बड़ी या छोटी है, मतलब मैग्नीट्यूड, किस में मेजर करनी है, प्लस यूनिट और प्लस डायरेक्शन भी चाहिए कि हमारे पास डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, अप है, डाउन है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, जो भी है, लेफ्ट है, राइट है। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि जहां डायरेक्शन होगी बच्चे वहां वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो स्केलर को हम नॉर्मल मेथड से ऐड करते हैं, मैथमेटिक्स के रूल से ऐड करते हैं, 2 + 3, 2 - 3 एक्सेट्रा जो भी। लेकिन मैथमेटिक्स सारी वेक्टर्स को बच्चे क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम नॉर्मल मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एक स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं जिसको आपने अभी अपनी बुक में स्टडी भी किया, हेड टू टेल रूल या और कुछ मेथड्स हैं। तो बच्चों दोनों की नेचर डिफरेंट है। तो वो कह रहा है कि क्या ये मुमकिन है कि तुम स्केलर को वेक्टर में ऐड कर लो। तो बच्चे बोलो नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल। लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चे, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2.9 पे चल रहे हैं। नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, नो सर नहीं लिखना, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है, क्या बच्चे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन ऐड, कि हम क्या करें बच्चे, हम ऐड करें। किसको ऐड करें, खुल जा भाई, वी कैन ऐड स्केलर इनटू वेक्टर, कि हम स्केलर को वेक्टर में ऐड करें। बिकॉज, क्यों भाई, रीजन भी तो बताओ ना। बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट नेचर, दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है। मजीद लिखना चाहते हैं, यहां तक भी काफी है। मजीद लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फॉर स्केलर्स, स्केलर के लिए, फॉर स्केलर क्वांटिटीज वी नीड, हमें ज़रूरत होती है क्या चीज़ बच्चे, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। एंड फॉर वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए क्या होता है, कहानी ही अलग है। वी नीड मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। आई ना समझ कि कोई नहीं आई है, हमको यूनिट भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो बच्चे नोट कर लो इसको, शाबाश, मैं कर लिया नोट। 2 नंबर तो पक्के हो गए आपके हैं। 2.9 था ये। अब हम कौन सा करेंगे सर, 2.10, पहले का था। मजा आया हो, कोई नहीं। कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर, क्या तुम 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हो। तो अभी ये सारी कहानी क्या थी, यही तो थी कि हम नहीं कर सकते भाई। 0 इज अ नंबर, 0 इज अ नंबर, नंबर इज अ कांस्टेंट, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन नंबर है, नंबर कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, स्केलर होता है भाई। ABCDF अप टू सो ऑन सारे क्या नंबर है और नंबर कांस्टेंट है। वो कह रहा तुम कांस्टेंट 0 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 0 को ऐड कर सकते हो नल वेक्टर में। नल वेक्टर तो एक वेक्टर है, वो एक ऐसा वेक्टर है जो 2 वेक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद आया है।
उसका दो वेक्टर्स को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक ऐसा वेक्टर आता है जो ज़ीरो जिसका मैग्नीट्यूड हो, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझाया भी था। तो बहरहाल बच्चे इन वेरी शार्ट क्या आप ऐड कर सकते हैं ज़ीरो को नल वेक्टर में? तो बच्चे हम नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ हैव अ डिफरेंट नेचर। ज़ीरो इज अ नंबर इज अ स्केलर एंड वेक्टर इज अ नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज इम्पॉसिबल वी कैन ऐड ज़ीरो इनटू अ नल वेक्टर। जो स्टेटमेंट मैंने बोली है यही लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी हो गया लेंथी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सारे देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।